हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, जिसमें पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जनरली गॉस प्रमेय से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। इसके पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कूलाम के नियम से निकालते थे, जो इसकी अपेक्षा थोड़ा जटिल पड़ता है और ये आसानी से निकल जाता है। जैसे मान लो कोई अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है, ये रहा, ये एक सीधा तार है जिसपे प्लस आवेश है या फिर माइनस भी मान सकते हैं। डिफरेंस केवल इतना होगा, अगर आवेश प्लस है तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी और अगर आवेश माइनस है तो वैद्युत बल रेखाएं इसकी तरफ आते हुए प्रतीत करेंगी। ये पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके थे। अब मान लो इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जैसे मान लेते हैं ये r दूरी पर है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ये पॉइंट P इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये इस तार से r दूरी पर है। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसके पहले जो हम कूलाम के नियम से निकाले थे तो उसमें हमने यहाँ पे दो सूक्ष्म पार्ट लेके इसको इंटीग्रेट किया था थीटा के रिस्पेक्ट में, और हमें इंटेंसिटी मिली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई r। यहाँ पर यही मान हमें निकालना है गॉस थ्योरम की सहायता से। तो गॉस थ्योरम में क्या करेंगे, पहले एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो इस सोर्स के सममित हो यानी सिमेट्रिकल हो। ये पृष्ठ हमारा हो जाएगा और वो पृष्ठ कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस, बंद पृष्ठ होना चाहिए। इसके सिमेट्रिकल क्या हो जाएगा, एक बेलन हो जाएगा। यहाँ पे एक बेलन बनाते हैं पहले। ये एक बेलन की कल्पना हमने की। ये जो छड़ है इस बेलन के अंदर है। जैसे मान लो ये रहा, ये पूरा बेलनाकार है ना, इसके अंदर जो इंक है वो अंदर है, वो छड़ हो गया और ये पूरा हमारा बेलन हो गया। अब जब इससे वैद्युत बल रेखाएं सभी किधर निकलेंगी, बाहर की तरफ, तो टोटल कितने पृष्ठ होंगे इसमें, 3 पृष्ठ। एक तो ये होगा हमारा पहला पृष्ठ हो गया, ये बेलन के ऊपर वाला गोलीय पृष्ठ, और ये दूसरा बेलन के नीचे वाला गोलीय पृष्ठ, ये हो गया। और तीसरा पृष्ठ हो गया ये जो पूरा वक्रीय पृष्ठ है। जैसे इसमें आप देखिए एक पृष्ठ ये हो गया और दूसरा इधर वाला और तीसरा ये पूरा वक्रीय पृष्ठ हो गया। अब इस रॉड से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी ये सभी दिशाओं में से निकलेंगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पृष्ठ का जो डायरेक्शन है वो कितना है, डी वेक्टर ए किधर है, अभिलंबोत बाहर की तरफ। बंद पृष्ठ में डायरेक्शन यही होता है ना। नीचे वाले में ये डायरेक्शन किधर है, ये रहा डी वेक्टर ए, ये भी किधर है, अभिलंबोत नीचे की तरफ। और यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लेते हैं, ये इस क्षेत्रफल में भी डायरेक्शन किधर है, डी वेक्टर ए। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखिए, इस छड़ से वैद्युत बल रेखाएं से बाहर निकलेंगी, इस तरीके से बाहर निकलेंगी, मतलब यह डायरेक्शन होगा इंटेंसिटी की दिशा। या ऊपर अगर आप, जैसे ये पूरा गोला है ना, यहाँ पे आप लेते हो, यहाँ पे भी वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ आएंगी और यहाँ पर भी सीधा लंबवत बाहर की तरफ ही क्या होगा, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल की दिशा होगा। यहाँ पर भी इंटेंसिटी किधर है, हर जगह बाहर की तरफ होगी। ये रहा, ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 अंश। यहाँ भी
देखो एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री और यहाँ भी कितना है 90 डिग्री। मान लेते हैं यहाँ से फ्लक्स जो निकलेगा वो φ1 निकलेगा, तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स d φ1 बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, ये बराबर हो जाएगा E dA cos, कितने अंश का कोण है 90 डिग्री का, तो यहां से कितना हो जाएगा E dA cos 90 और cos 90 का मान होता है 0, यानी d φ1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नीचे वाले से कितना फ्लक्स निकलेगा, सेम कंडीशन यहां मान लेते हैं कि φ2 फ्लक्स है, ये φ1 भी 0 होगा जब d φ1 0 है, तो d φ2 बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA बराबर E dA cos 90 डिग्री। यहाँ भी एंगल कितना है 90 डिग्री, ये पृष्ठ की दिशा नीचे और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान 0 होता है तो पूरा हो जाएगा कितना आ जाएगा 0 d φ2, यानी कि φ2 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ये दो सरफेस से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया 0, यानी कि पूरा जो फ्लक्स निकल रहा है, अब ये हमारा एक वक्री सरफेस बचा है, इससे देखते हैं कितना फ्लक्स निकलेगा। देखिए ये मान लेते हैं इससे जो पूरा फ्लक्स हमारा निकलेगा वो φ3 है, तो कुल फ्लक्स φ बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 बराबर 0 प्लस 0 प्लस φ3, यानी कि कुल फ्लक्स किसके बराबर जाएगा, इस वक्रीय पृष्ठ से जो फ्लक्स निकल रहा है उसके बराबर जाएगा, तो यानी हम φ3 का मान निकाल लें। यहाँ देखिए d φ3 इज इक्वल टू E dA cos थीटा हो जाएगा E dA cos थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो दिशा इंटेंसिटी की है वही दिशा इस सूक्ष्म क्षेत्रफल की भी है, यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा E dA cos 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए किसके बराबर हो जाएगा E dA के, d φ3 जो हमारा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ d φ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E dA, इंटेंसिटी बाहर आ जाएगी तो हो जाएगा E इंटू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ dA, और इसका इंटीग्रेशन हो गया φ3, ठीक है। अब ये पूरा जो dA है इसके वक्री पृष्ठ का सूक्ष्म क्षेत्रफल है, और इसका हमें पूरा क्या करना है सरफेस इंटीग्रेशन। तो किसी मान लो अगर इसकी लंबाई L है तो किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है पूरे वक्री पृष्ठ का वो कितना होता है, या लिख लेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल A, ये बराबर कितना होता है 2 पाई r इंटू हाइट, हाइट कितना मान रखे हैं हम लोग L, तो पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई r L, और ये हमारा कितना हो जाएगा बराबर E इंटू A, यानी कि या फिर आप सरफेस इंटीग्रेशन dA ही रखिए, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई r L। अब यहाँ पे देखो ऊपर फिर से लिखते हैं, इतना ध्यान रखना कि φ बराबर φ3 के है, माशाल्लाह हमारा हो जाएगा ये φ3, φ बराबर φ3 इज इक्वल टू E इंटू इसकी जगह रख सकते हैं हम 2 पाई RL, यानी कि हमें मिल गया φ बराबर E इंटू 2 पाई RL, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब गॉस थ्योरम अगर हम लगाए, गॉस थ्योरम के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार कितना होता है φ बराबर परिबद्ध आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना, मान लो पूरे पे आवेश Q है तो कितना हो जाएगा φ बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर इसका क्षेत्रफल A है, एक ही आवेश घनत्व,
रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q बाई L। एकांक लंबाई में ये पूरा लंबाई भर आवेश वितरित है, इसके यूनिट लेंथ में कितना आवेश है, यही क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व होगा। यहाँ से आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। अब इसका मान यहाँ पे रख देते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, फाई बराबर लैम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया गॉस के प्रमेय के अनुसार फ्लक्स, इससे निकलने वाला कितना, लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये हमने फार्मूले से प्राप्त किया, फाई बराबर E इंटू 2 पाई R L। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इन दोनों को अगर हम एक दूसरे से टैली कराएं, ये भी फाई बराबर E इंटू 2 पाई R L है और ये भी फाई बराबर लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट है, यानी ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा लैम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2 पाई R L। अब यहाँ पे देखो E बराबर हो जाएगा लैम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये पूरा इस बगल आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई R L, L से L कट जाएगा तो 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई R। ये हमारा मिल गया है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के। यहां से अगर 2 का हम क्या भाग कर दे तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L बाई R, ठीक है। तो टोटल कितना फ्लक्स यहां से निकल रहा है, टोटल इंटेंसिटी कितनी हो रही है, ये टोटल इंटेंसिटी है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई R, यानी कि इस सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगला निकालेंगे हम कि अनंत विस्तार के चादर के कारण कितनी होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार के आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए ये आवेशित एक चादर है, इधर इसका विस्तार इनफाइनाइट है ऊपर और नीचे भी, इसलिए हम कुछ इस तरीके से इसको बना देते हैं। और ये पूरा आवेशित है, मान लेते हैं प्लस आवेश पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो आप ऐसे ही समझ लो, ये पूरी एक चादर है, ठीक है ये, और इस पूरे पे क्या है, प्लस आवेश वितरित है। इसके इस बीच में हम एक सूक्ष्म एरिया मान लेते हैं ए, और इस एरिया से देखो प्लस होने के कारण इधर भी इस बगल वाले पृष्ठ का दिशा ये बाहर की तरफ होगा, और प्लस होने के कारण यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, और इस पृष्ठ पर भी ये जो एरिया होगा उसमें इसका क्षेत्रफल बाहर की तरफ होगा, और इसके कारण क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। मतलब ये पूरा प्लस आवेश है, इधर से वैद्युत बल रेखाएं इस तरफ निकलेंगी और इधर से इस तरफ। क्यों? क्योंकि धनावेशित है, ठीक है, और धन आवेश से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। यहाँ पे आप ध्यान दो आगे, तो एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं इसे दोनों तरफ। यहाँ पे डी वेक्टर ए बाहर की तरफ और इंटेंसिटी की दिशा भी बाहर की तरफ, इधर भी डी वेक्टर ए बाहर की तरफ और इंटेंसिटी की दिशा भी किधर है, बाहर की तरफ है।
अब इससे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? देखो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर इस बगल निकलने वाला ई डी ए cos थीटा और दोनों की दिशा समान है तो क्या हो जाएगा? ई डी ए cos 0 ई डी ए cos 0 प्लस इधर निकलने वाला पूरा कितना हो जाएगा? ये भी होगा ई डी ए cos थीटा। तो जो दिशा क्षेत्रफल की है वही दिशा इंटेंसिटी की है तो 0 हो जाएगा, यानी कि ई डी ए cos 0। अगर इसमें इंटेंसिटी की दिशा इधर होती और ये इधर है तो cos 180 अंश हो जाता है, लेकिन क्योंकि प्लस आवेश है ऐसे चलकर रखोगे तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होती है प्लस के कारण। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये पूरा ई डी ए cos 0 का मान 1 प्लस ये भी कितना मिल जाएगा? ई डी ए। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमें मिल जाएगा डी फाई बराबर 2 ई डी ए। इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे बेलन के एरिया के लिए तो कितना हो जाएगा? फाई बराबर 2 ई इंटू ए। इसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे इसके लिए, इस बेलन के लिए, एरिया के लिए, तो पूरा कितना हो जाएगा? फाई बराबर 2 इंटू ई ए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो गॉस के नियम से क्या होगा? गॉस के प्रमेय से इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर परिबद्ध आवेश, मान लो पूरा आवेश कितना परिबद्ध है? क्यू, परिबद्ध आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना। तो अगर पूरा आवेश क्यू है तो इस पर्टिकुलर एरिया में कितना आवेश है? इसके लिए हम लगाएंगे पृष्ठ घनत्व। क्या हो जाएगा? पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश ही क्या होता है? पृष्ठ घनत्व। यहाँ से हमें मिल जाएगा Q बराबर सिग्मा A। अब यही Q बराबर सिग्मा A कहाँ रख देंगे हम? Q की जगह। तो ये हमें मिल जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। हमें इसका मान रखने पे क्या मिल जाएगा? फाई बराबर सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको बना लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब ये देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर है, यानी कि ये पक्ष भी क्या होगा? एक दूसरे के बराबर, क्योंकि जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा भी बराबर ही होगा। ये हमें पूरा मिल जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, और यहां से हमने कितना निकाला था? ये था 2E A। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा E बराबर ये 2A इधर लेके आ जाएंगे, कितना हो जाएगा? सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। A से A कट जाएगा तो पूरी वैल्यू हमें कितना मिल गई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इंटेंसिटी हो गई किसके कारण? अनंत विस्तार के आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये चादर है जिसके निकट इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। अब ये इसके नजदीक चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं भी आप लोगे इंटेंसिटी आपको इतना ही मिलेगी, क्योंकि फार्मूले से ये स्पष्ट है कि तीव्रता जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है। तीव्रता सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है? सिग्मा पर, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व पर। पृष्ठ आवेश घनत्व जितना ज्यादा इस चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व होगा उतनी ज्यादा इसके कारण इंटेंसिटी होगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसी चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो आवेशित चालक आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
जैसे मान लो ये हमारा कोई एक चालक है, ठीक है। अगर हम इसको प्लस आवेश दे देंगे, जैसे यहाँ पे पूरा प्लस आवेश बाहर आ जाएगा, ठीक है। किसी चालक को आवेश देने पर आवेश पृष्ठ पर आ जाता है और वैद्युत प्रेरण के कारण इसके इस तरफ भी क्या आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। ये चालक दो पृष्ठ की तरफ व्यवहार करने लगेगा। ये मान लेते हैं इसका पहला हो गया पृष्ठ और ये दूसरा हो गया। इसके निकट ये मान लेते हैं r दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, रिजल्टेंट। तो देखो इस पर पहले पृष्ठ के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, P यहाँ लिख देते हैं, ये किधर होगी, धनावेशित है इसलिए बाहर की तरफ, यानी कि डायरेक्शन E1, ठीक है। और इस दूसरे पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये भी धनावेशित है तो किधर होगी, बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ भी क्या आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में E1, ये E2 हो गया, ठीक है, दूसरे के कारण। तो अभी हमने निकाला कि किसी अगर एक ये प्लेट इधर होगी, एक इधर, दो प्लेट की तरह व्यवहार कर रहा है ना, तो एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे के कारण वेक्टर E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, दोनों के वेक्टर योग के बराबर। तो वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको चाहो तो आप सीधा सीधा जोड़ दो क्योंकि डायरेक्शन सेम है, नहीं तो आप सदिश योग का फार्मूला लगा दो। तो देखो सदिश योग का फार्मूला लगा के हम बता दे रहे हैं, लेकिन जनरली अगर डायरेक्शन सेम है तो वैसे जोड़ भी सकते हैं। सदिश योग के फार्मूले में क्या आ जाएगा, E बराबर अंडर रूट पहले पद का स्क्वायर यानी E1, दूसरे के परिमाण का स्क्वायर यानी कि E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। तो दोनों समान दिशा में है इसलिए क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री। अब देखो E1 और E2 परिमाण में बराबर है इसलिए यहाँ हो जाएगा अंडर रूट E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, ये मान लेते हैं दोनों परिमाण में बराबर है तो दोनों को हम क्या मान लेंगे, E मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 2E स्क्वायर cos थीटा। यहां से देखो cos 0, ये हो जाएगा 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, दोनों जुड़कर कितना हो जाएंगे 4E स्क्वायर और ये बाहर लोगे तो कितना आ जाएगा 2E, यानी इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो ऐसे ही जोड़ देते हैं, यहाँ हो जाएगा परिणामी तीव्रता E बराबर रो अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये वाला रो अपान 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 रो अपान 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर रो अपान, यानी कि आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको सिग्मा पढ़ते हैं। और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप इसको आवेश दोगे तो प्रेरण के कारण दो सतह की तरफ व्यवहार करेगा। जैसे ये अगर रॉड है, इधर आवेश देंगे तो प्लस आवेश इधर और प्रतिकर्षण के कारण प्लस आवेश इधर भी हो जाएगा, दोनों तरफ प्लस प्लस आवेश, तो दो चक्कर की तरफ व्यवहार करेगा और दोनों का परिणामी निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद है दो आवेशित चालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी हो, जैसे ये तो एक था, अगर दो जैसे मान लो एक यहाँ पे हो गया
इसको इसकी मोटाई को हम डायमेंशनलेस मान रहे हैं, केवल लेंथ है ये मान के चलना है। तो अगर केवल लेंथ है तो इसको हमने मान लो प्लस आवेश दे दिया, ठीक है। और ये दूसरा हो गया, इसको मान लो हम माइनस आवेश दे देते हैं, ठीक है। तो दो आवेशित तार के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो। तो यहाँ पे ध्यान दो, जैसे इसके मध्य कोई पॉइंट P है और इस पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो पहले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ, ये हो गया E1, और दूसरा माइनस है, इस पे आगे आवेश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। आपने पढ़ा था जैसे पॉजिटिव है तो यहाँ से बाहर की तरफ बल रेखाएं निकलती हैं, और अगर निगेटिव है तो अंदर की तरफ, यानी कि इस पे भी इंटेंसिटी इसी सेम डायरेक्शन में होगी, यानी कि दूसरी इंटेंसिटी की दिशा E2 भी सेम डायरेक्शन में। मान लेते हैं इस पे आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा 1 है और इस पे आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा 2 है। तो अभी यहाँ पे हमने निकाला था कि चादर के कारण जो आवेश पृष्ठ घनत्व कितना होता है, E1 बराबर सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण। और इसके कारण इस बिंदु पर कितना हो जाएगा, E2 बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों जोड़ देंगे, दिशा समान है इसलिए सीधा जोड़ देंगे। ये हो जाएगा E बराबर परिणामी तीव्रता सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों जोड़ेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब यदि आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर है, यानी सिग्मा 1 ये बराबर है सिग्मा 2 के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा। इसको सिग्मा मान लेते हैं दोनों को, यहाँ हो जाएगा 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना बचेगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। यानी इन दोनों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा एप्सिलॉन नॉट होगी। इनके बाहर अगर देखें, यहाँ पर इस बिंदु पर इसको Q मान लेते हैं, तो बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, इस प्लस आवेश के कारण इस पर इंटेंसिटी सीधा सीधा किधर होगी, E1 बाहर की तरफ, और ये माइनस के कारण किधर होगी, इस तरफ, क्योंकि माइनस में वैद्युत बल रेखाएं किधर होती हैं, आवेश की तरफ ही। ये हो जाएगा E2। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक E1 है और दूसरा E2 है, दोनों के बीच डायरेक्शन कितना है, 180 डिग्री, एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। ये हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बचेगा। अब अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों एक दूसरे के बराबर मान ले, अगर नहीं है तो ऐसे ही फार्मूला लगाएंगे, और अगर बराबर हो जाए सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 और ये ओवरऑल सिग्मा हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा बराबर 0। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। यानी कि अगर एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है तो अंदर तीव्रता सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट होगी और बाहर 0 हो जाएगी। अगर दोनों धनात्मक हो जाए, जैसे ये भी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो अगर दोनों धनात्मक हो गए तो बीच के इस बिंदु पर, यहाँ पर इंटेंसिटी देखो, इसके कारण इस दिशा में E1, इसके कारण इस दिशा में E2। तो अब यहाँ पर ये वाला फिर फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच कितना है, 180 डिग्री विपरीत है। और यहाँ पर जो इंटेंसिटी हो जाएगी, अगर ये पॉजिटिव आपने लिया, ये पॉइंट Q हो गया, इसके कारण बाहर की तरफ इंटेंसिटी होगी, ठीक है, और इस प्लस के कारण इसके कारण भी बाहर की तरफ ही इंटेंसिटी होगी। तो
तो फिर वही पहला वाला केस आएगा जो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया था, उसमें हमने कितना निकाला था, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर ये माइनस है तब यहाँ पे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर शून्य हो जाएगा। इसके बाद और जो एप्लीकेशन है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।